बच्चों आज करेंगे चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्लास 12th की चैप्टर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। इसके एक्सरसाइज आज करेंगे मिसलेनियस। ठीक है बेटा, इससे पहले आप ये देखो सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी हम कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 सब कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप लेते हुए आज हम आए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपका वीकली प्लानर। ठीक है बेटा, वीकली प्लानर ये आपका वीक 1 का प्लानर है। इसके अंदर ये सारी चीजें सॉल्व करवाई जाएंगी जो कि हर वीडियो क्लास में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर होंगे आपके लाइव डाउट सेशंस। ठीक है बेटा, ये एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लाइव डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन। और ये आपका सिर्फ वीक 1 का प्लानर है। njinfinityclasses.com पर आप जाकर पूरे साल के लिए वीकली प्लानर डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा जैसे कि मिसलेनियस मतलब इसके अंदर जो सारे आपके कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं तो वो ही सारे मिक्स होकर आएंगे और थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है थोड़े से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे और एक क्लास में रख दूंगी जिसके अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो इससे आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। अब यहाँ से देखो R1 एंड R2 दो यहाँ पर रिलेशंस गिवन है। ठीक है, R1 अलग रिलेशन है और R2 एक अलग रिलेशन है। दोनों कैसे रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है? वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, जो रिलेशन ये तीनों है उसी को बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, और कहाँ पर डिफाइन है दोनों रिलेशन? सेट ए पर डिफाइन है, मतलब कि ए क्रॉस ए पर दोनों डिफाइन है। ए क्रॉस ए शो दैट, ठीक है, ए क्रॉस ए पर दोनों ही डिफाइंड और दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 एक अलग रिलेशन है, R2 एक अलग रिलेशन है, पर दोनों डिफाइन कहाँ है? ये भी ए क्रॉस ए पर डिफाइन है और ये भी ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। क्लियर है इतना? शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, मान लो ये इस तरीके से दो रिलेशन है R1 और R2, इसके अंदर कुछ कॉमन पार्ट है। यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं हमें पता है? कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? R1 इंटरसेक्शन R2। वो कह रहा है R1 एक पूरा अगर अलग से R1 देखे तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 को अलग से देखे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, गिवन है हमें। तो जो R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें शो करना है। इसे शो करने के लिए आप यहाँ पर देखो, इतना आपको समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। ठीक है, अभी मैंने ये रिमूव कर दिया, तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके बैक में जाके ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जब इसको ये करना है हमें प्रूफ, इसको करना इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर आ जाओ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सारे ए जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट, ए के जो है सारे एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इन R1, पहले R1 की बात करेंगे। ठीक है, ए बिलोंग्स टू R1, ए R को बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे आप लिख दोगे, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इन R2, ठीक है, ए इसको भी बिलोंग करेंगे, R2 को। यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए।
यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि जो सारे ए हैं, ए को ए मतलब स्मॉल ए किसको, इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया हुआ है। स्मॉल ए जो है, जैसे मान लो इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो स्मॉल ए जो है इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं, इस कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए सारे ये ए इसमें अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव है मतलब उसमें ए बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही R2 में भी ए बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज R2 इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 इज द रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो व्हेन ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए बिलोंग्स टू R2, जब ए R1 को भी बिलोंग कर रहा है, ए R2 को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए जो है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट है, वो इस कॉमन पार्ट के अंदर आ गया। तो ए क्या है, बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को, दोनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है। ए जो है करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सारे ए के लिए, सारे ए के लिए इसमें बिलोंग कर रहा है, सारे ए के लिए इसको बिलोंग कर रहा है, तो वो इसको भी बिलोंग करेगा, उसका कॉमन पार्ट है। तो हमें यही प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, जिस भी सेट को हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना होता है कि जिस भी सेट पर वो डिफाइंड है, तो जो उसके सारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए ए मतलब कि सेम, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये मैंने सिर्फ एक लिया है आपको समझाने के लिए, नंबरिंग में 1 भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसको बिलोंग करेंगे। क्लियर है यहाँ से सारा, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था कि सारे ए इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हैंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ से ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अब इसके लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ से अब आ जाते हैं फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो, जिसको हमें जिस भी सेट को प्रूफ करना होता है उसी में हम लेट करते हैं। पहले तो दो एलिमेंट ले लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं। देन लेट इफ वर्ड लिखते हैं हमारी, उसमें क्या डेफिनेशन में, इफ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है कि बी ए भी उसको बिलोंग करेगा, तभी वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसके अंदर देखो, अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है तो ये इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन है, मतलब कि इन दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन को कर रहा है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। अलग से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अभी जो लास्ट में हमने किया था ना रिफ्लेक्सिव के लिए, उससे थोड़ा सा रिवर्स चल रहा है। उसके अंदर हमने कहा था ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसको भी बिलोंग करेगा। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको अलग से भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, दोनों में कॉमन है, तभी दोनों के अंदर है, तभी तो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा R1 को, बिकॉज सेम कंडीशन, R1 इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है, सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। सेम यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन, तो बी ए जो है R2 को भी बिलोंग करेगा, सेम कंडीशन। R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन सिमेट्रिक भी है, वो सिमेट्रिक है मतलब ए बी है तो बी ए भी बिलोंग करेगा। अब देखो वही चीज पर आ गए, थ्योरेटिकल, मैंने पहले एक वर्ड बोल दिया, थोड़े से थ्योरेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन है पर समझने वाले हैं। इनसे क्या होता है, हमारा ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, हम चीजों को समझना सीख जाते हैं। अब देखो, इफ बी ए बिलोंग्स टू R1, अगर बी ए R1 को बिलोंग कर रहा है एंड बी ए जो है R2 को भी बिलोंग कर रहा है, तो बी ए कहाँ बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा। हमें यहाँ से चले थे
जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी इसको बिलोंग कर रहा है तो बी ए इसको बिलोंग कर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। हेंस इफ दिस बिलोंग्स टू दिस देन दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी इक्विवेलेंस बता देता बेटा, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। वैसे ये जो सारे नोट्स हैं ये मैं आपको एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर सारे अपलोड कर देती हूँ क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद मैं सारे अपलोड कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। R1 अब आ जाते हैं, लास्ट हमारा क्या रह जाता है, फॉर ट्रांजिटिव। हम यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, जो जिस भी सेट को हमें प्रूफ करना होता है उसमें से लेते हैं, सबसे पहले तो 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर देखो, इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी जो है बिलोंग करेगा R1 को भी, ठीक है, एंड ए बी जो है बिलोंग करेगा R2 को भी। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर ए बी R1 को भी बिलोंग कर रहा है, ए बी R2 को भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखो बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट लेते हैं ना, ए से बी अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। यही हमारी डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। तो इसके अंदर देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इसको, तो मतलब ये इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो जो भी लास्ट किया हमने सिमेट्रिक वाले केस में, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी सी जो है R1 को भी बिलोंग कर रहा है और बी सी जो है R2 को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब यहां से आ जाओ, इसको नंबरिंग 1 दे दो, इसको नंबरिंग 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको 1 एंड 2 दोनों से ही क्या पता लगा, यहाँ पर देखो R1 को बिलोंग कर रहा है। इफ ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड देखो बी सी बिलोंग्स टू R1, तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है R1 को, बी सी बिलोंग कर रहा है R1 को, और R1 हमें पता है कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब कि ट्रांजिटिव है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो उसमें ए सी कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। कंडीशन क्या दोगे, बिकॉज R1 इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, मींस इट इज अ ट्रांजिटिव। अब यहां से सेम कंडीशन, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R2 को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है R2 को, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, ठीक है, ए बी सी बिलोंग कर रहा है R2 को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए सी जो है वो R2 को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज R2 हमें गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहां से क्या पता चला, इफ ए सी बिलोंग्स टू R1, ए सी जो है R1 को बिलोंग कर रहा है एंड ए सी जो है वो R2 को भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब दोनों में कॉमन है, तो ए सी किसको बिलोंग करेगा, ए सी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को और बी सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2, देन ए सी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। यहां से क्या पता चला, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से क्लियर है आप बच्चों को, बिल्कुल थियोरिटिकल अप्रोच है पर अच्छी अप्रोच है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कहाँ से लेना है। अच्छा, जो मेन कंफ्यूजन बच्चों के अंदर होता है हम बार बार इसको क्यों ले, बेटा जो सेट हमें प्रूफ करना होता है, जो भी सेट हमें प्रूफ करना होता है, हम उसी को तो लेकर चलते हैं। ठीक है, जो भी सेट हमें प्रूफ करना होता है हम उसी को लेकर चलते हैं। अगर उसमें ए बी है तो बी ए होगा सिमेट्रिक वाले केस में, और ट्रांजिटिव वाले केस में अगर उसमें ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो हम इसको इसी तरीके से लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर हमें R1 R2 गिवन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा चीजें रिपीट कर रही है, ठीक है, चीजें जो है रिपीट कर रही है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनको समझ लो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लेट R बी अ रिलेशन ऑन द सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, R जो है एक रिलेशन है सेट A पर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसका है ये, ऑर्डर्ड पेयर है। सेट किसका है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसके अंदर जो सेट A है ना उसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स है सारे,
और वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए? यहाँ पे एक्स ए जो सेट है उसमें ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और जो रिलेशन है वो किस पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। मतलब जो इसके इधर वाले सेट है ए, ये ए क्रॉस ए पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर, ए क्रॉस ए पर, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी डी। ठीक है, ये क्या लिखा है बेटा, एक्स वाई, और ये क्या है, यू वी। एक सेकंड, यू वी है ये, ठीक है, यू वी, यू वी ए बी सी डी है, या फिर आप इसकी तरह लिख सकते हो एक्स वाई यू वी। ठीक है, वो कह रहा है जब इन दोनों के इसमें ये रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, एक्स वाई जो है इस वाले में से एक्स वाई जो है वो यू वी को तभी रिलेटेड होगा जब ये वाला रिलेशन उनके बीच होगा, मतलब कि एक्स वी वाई यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ध्यान से समझो आप। जैसे अब यहाँ पर देखो एक्स वाई यू वी, एक्स वाई यू वी, यहाँ पर देख लो रिलेशन एक्स वी, मतलब कि इसका इसके साथ पोजीशंस ध्यान रखनी होती है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे अभी, ए प्लस डी, बी प्लस सी, इस टाइप के, इसमें मल्टीप्लाइड हो रहे हैं उसमें एडिशन होंगे, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पलर में भी है और इसमें भी है। ठीक, अब इसके अंदर देखो पोजीशंस ध्यान रखो, x इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू के इक्वल होगा, तो ही आपका ये जो है आपस में ये पेयर्स जो है रिलेट करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए यहाँ से एक्स वाई, और ये भी ए है, ये भी ए है। अगर उसके अंदर सी डी है तो इसके अंदर भी सी डी है, अगर इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर एक्स वाई है, तो इसके अंदर भी है। ठीक है, सारे इसके अंदर बिल्कुल सेम है, बिकॉज ए ही तो है, ए क्रॉस ए, तो मतलब सेम एलिमेंट्स हैं। अब एक्स वाई जो है हमने यहाँ पर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे इसको। ठीक है, एक एलिमेंट लिया है। फर्स्ट में जब हमें रिफ्लेक्सिव में करना होता है तो हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, तो ये एक एलिमेंट क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमने एक एक्स वाई ले लिया जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। अब इसके अंदर बताना है कि आपस में रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई। ठीक है, आपस में देखते हैं ना रिफ्लेक्सिव में दोनों साइड सेम एलिमेंट होते हैं। इफ यहां से चेक करो, ये पोजीशंस बोली थी ना मैंने, पोजीशन फर्स्ट की देखो लास्ट वाले के साथ पोजीशन है x इंटू वाई, और इसकी पोजीशन इसके साथ है y इंटू एक्स, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने दो एक एलिमेंट लिया, इससे वो दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, हमने चेक किया x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है सारे एक्स वाई के लिए। ऐसे ए बी करके देखो, जैसे अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर दे ए बी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, अब इसके अंदर ए बी बी ए, तो ये इक्वल आ गए ना, तो सारे ही एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होंगे इस कंडीशन के लिए। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखो हम इसके अंदर लेट करते हैं दो एलिमेंट्स। अगर हम ए बी और सी डी दो एलिमेंट ले लिए, मैंने इसमें से ए बी ले लिया और एक सी डी एलिमेंट ले लिया, बिलोंग्स टू ए। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट के लिए अब अगर इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ठीक है, इफ ये ही इसकी डेफिनेशन है, तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं क्या। ठीक है बेटा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ पूरा। यहाँ पर देखो आप दो, ये ए क्रॉस ए पर डिफाइन है, इसके अंदर क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए बी सी डी एक्स वाई यू वी। बहुत सारे और भी होंगे बट हमने अभी जनरली ये चार मैं आपको दिखा रही हूँ, सी डी एक्स वाई यू वी। ठीक, अब यहाँ पर फोर सिमेट्रिक, सेकंड इज द फोर सिमेट्रिक।
इसके अंदर दो एलिमेंट लेट करते हैं, तो एक एलिमेंट जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो, ए बी और सी डी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमारी जो डेफिनेशन है, इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब आप ध्यान से यहाँ पर एक बार रफ में भी करके देख सकते हो, इनिशियली यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हो आप। अब आपको क्या प्रूफ करना चाहिए इसको सिमेट्रिक होने के लिए, इसका रिवर्स, कि सी डी जो है रिलेटेड होगा ए बी से। ठीक है, ये अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आपका ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर सी डी रिलेटेड है ए बी से तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशंस ध्यान रखना, यही मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट की फोर्थ वाले से पोजीशन है और इसकी इससे है, तो ये डी ए के इक्वल हो। अगर आप इसको कर देते हो, सी बी को डी ए के इक्वल प्रूफ कर देते हो तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो, ए डी ए बी सी के इक्वल हो सकता है। अगर मैं बी सी इज इक्वल्स टू ए डी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, जैसे कि 2 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 है, तो मैं इधर लिख दूं 1 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 1, तो क्या कुछ चेंज है? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात तो वही रही ना, इक्वल तो दोनों रहे। अब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया सी बी, बी से पहले सी लिख दिया, डी को ए, तो यहाँ से ये कि इसका क्या मीनिंग हो गया, देखो एग्जैक्टली ये आ गया ना हमारे पास। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहां से क्या पता लगा आपको, देयरफॉर सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, हैज दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जब ये दो वाले आ जाते हैं ना, जब आपका जो है वो ए क्रॉस ए पर डिफाइन होता है, ऑर्डर्ड पेयर वाले, ये ऑर्डर्ड पेयर वाला आ गया ना आपका सेट, तो इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना होता, हमें उस पूरे ऑर्डर्ड पेयर को ले लेना होता है, वो हमारा एक एलिमेंट होता है, मतलब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। अब ये पूरा ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, इसको बस इनवर्स रिवर्स ही तो करते। देखो हम क्या करते हैं, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगर हम 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को प्रूफ कर देते हैं तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसे ही अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो हमने प्रूफ कर दिया सी डी रिलेटेड है ए बी से, ठीक है। तो बस इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है। यहाँ पर सिमेट्रिक का हो गया। अब करते हैं ट्रांजिटिव का, तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब यहाँ से क्लियर करते हैं, मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। क्लियर है बेटा इतना सबको? बेटा इतना ये बहुत अच्छे से समझा रही हूं मैं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट है ना, तो उसका मीनिंग ये हो सकता है कि आपने जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 और जहां से स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर डेमो क्लास से, डेमो क्लास के बाद मैंने लिए इसके कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1, फिर मैंने लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाए, फिर लिया एक्सरसाइज 1.2, आज हम आए हैं ये मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आए हैं बिकॉज ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, तो हो सकता है अगर आपको अगर थोड़ा सा इतना सा भी अगर डाउट आ रहा है तो वो उस वजह से हो सकता है, अदरवाइज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ए बी सी डी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट की फोर्थ और इसके अकॉर्डिंग हमने किया, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ अगर सी डी एक्स वाई से रिलेटेड है, अगर सी डी जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक। अब इसका भी एक रफ करके देखो कि लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना होता है। लास्ट में हमें प्रूफ करना है अगर ट्रांजिटिव के लिए, अगर ए बी रिलेटेड टू एक्स वाई,
ठीक है, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ए बी एक्स वाई से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसके लिए क्या आना चाहिए आपके पास, ए वाई इज इक्वल्स टू, ये पोजीशंस ध्यान रखो, बी एक्स। अगर मैं इन दोनों को यूज करते हुए ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स प्रूव कर दूं, ठीक है, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स प्रूव कर देती हूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से देखो ए डी, ठीक है, अब हमें इसके अंदर चाहिए क्या क्या, ए वाई और बी एक्स चाहिए। यहां से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से भी c की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखो यहां से अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आ जाएगा तो ए डी बाई बी, ठीक है, ए डी बाई बी। और अगर c की वैल्यू यहां से निकालू तो c यहाँ से क्या आ रहा है, डी एक्स बाय वाई, डी एक्स बाय वाई आ रहा है इसके अंदर। अब यहां से आ जाओ आप, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, फ्रॉम 1 and 2 हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ए डी बाई बी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय वाई, डी एक्स बाय वाई आ रहा है। डी से डी देखो, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से क्या बचा, a बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स के ये इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें, देखो यहाँ से बस हमें ये चीज देखनी थी, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर भी c कॉमन दिख रहा था, यहाँ पर भी c कॉमन दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी c था, यहाँ पर या फिर d था, या फिर हम d में भी इक्वेट कर सकते थे, एज पर योर विश। अगर आप d में इक्वेट कर दे तो c यहाँ पर आकर कैंसिल हो जाता, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपका एट द एंड ये आ ही जाएगा। अब यही आ गया, तो इससे आपको क्या पता चला, therefore a b is related to xy, a b is related to xy, hence this is the transitive function। तो आपको क्या पता लगा, this is reflexive, this is symmetric and this is transitive relation, so this is the equivalence relation। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है बेटा, हर क्वेश्चन में हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। अब एक यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, ये वैसे थोड़े से देखो थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी करवा रही हूँ, बिकॉज आप बच्चों की, एक तो आप बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, मैम ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला एग्जाम्पल रह गया, ठीक है, वैसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इसके अंदर मैं करवा तो रही हूँ, समझा रही हूँ, बट आप बच्चे बस ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैम इसको लिखने का स्टाइल क्या रहेगा, इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो किसी और तरीके से बना के लिखा जाएगा जिसमें आप अवेलेबल होगे, ठीक है, जिसमें आप लिखने के लिए अवेलेबल हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा इस तरीके से हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो बस यहाँ पर समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं आपके यूज हो जाते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। यहाँ पर एक आपका सेट गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। R1 एक रिलेशन है इन x गिवन दैट, एक R1 रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, एक रिलेशन है, जब इन में से ही एक्स वाई जो है, x माइनस वाई रिलेशन डिविजिबल होगा। और एक R2 एक अनदर रिलेशन है, x पर ही डिफाइन है, और R2 रिलेशन एक बार देखो ध्यान से देखना, एक्स वाई, इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, अब इसमें 3 कंडीशन दी है, या तो ये होगा, या ये हो जाए, या ये हो जाए, मतलब कि जो एक्स वाई है या तो इसका सबसेट हो जाए, यहां से बताती हूँ एक्स वाई मतलब इसका सबसेट, मतलब कि क्या हुआ, या तो 1 4 हो जाए, या 4 7 हो जाए, या 1 7 हो जाए, ठीक है, या तो 1 4 हो जाए, 1 7 हो जाए, या 4 7 हो जाए, या 1 1 हो जाए, या 4 4 हो जाए, या 4 7 हो जाए, 7 7, ठीक है, ये इसको रिलेट कर जाए, या फिर इसका सबसेट हो जाए, या फिर इसका सबसेट हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वो दिखाना है कि वो इक्वल है, बस ये शो कर रहा है कि ये इक्वल है। अब यहां से देखो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, जब x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है तो कौन कौन से केसेस में हो सकता है, यहाँ पर मैं R1 लिख के दिखा रही हूँ आपको, x माइनस वाई जब खुद ही आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0,
4 माइनस 4 0, ऐसे ही यहाँ तक आ जाएगा 9 माइनस 9 0 तक। ठीक है, अब 1 का पकड़ो, यहाँ से 1 को अगर 4 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, या फिर इसका रिवर्स कर दो, 4 को 1 से करते तो क्या आएगा 3 3। ऐसे ही 1 को मैं 7 से करूंगी, 1 को 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर 7 को 1 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 6 आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। 2 को देखो किसके साथ करेंगे, 5 के साथ, 2 को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे या 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 2 का देखो किसके साथ पेयर बनेगा, 8 के साथ बन जाएगा। 2 का 8 से करें या फिर 8 को 2 से माइनस करें। क्लियर है? ऐसे हम यहाँ पर आगे रिलेशन बनाते जाएंगे। 3 का बना लो, 3 का खुद से तो बन ही गया, 3 का 6 से बन जाएगा, या फिर 6 का 3 से, या फिर 3 का 9 से बन रहा है, या फिर 9 का 3 से बन रहा है। अब देखो आगे 5 का देखो 8 से बन रहा है, या 8 का 5 से, 5 का 8 से या फिर 8 का 5 से, 6 का 9 से, 6 का 9 से, 9 का 6 से, और किसी का नहीं बनेगा। देखो 7 को 9 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 8 9 को करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर ये सारे हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास R1 बन गया। अब आप खुद ही बताओ, इसके अंदर आपको 3 कंडीशन दी हुई है और बीच में दिया गया है और, ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। और का मतलब होता है या तो ये हो जाए, या ये ट्रू हो जाए, या ये ट्रू हो जाए, तीनों कंडीशन आएंगी। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आ जाएगा। अब इसमें से एक सेट देखो 1 4 7, आपस में देखो 1 4 7 ही तो रिलेटेड है, या फिर खुद ही रिलेटेड है, यहाँ पे 7 7 रिलेटेड है, और तो कोई एलिमेंट 1 4 7 से रिलेट नहीं है, तो मतलब या तो इसके सबसेट आ जाए, तो यही तो बन रहा है। देखो 1 4 4 7 1 7 1 4 4 7, अच्छा 4 का 7 भी तो आ रहा था यहाँ पे, देखो 4 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लिखा होगा मैंने, चलो नहीं है यहाँ पे, तो 4 7 7 4, ऐसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक बार समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे देखो 2 5 8 आपस में रिलेटेड है, 2 5 8 2 8 5 2, और ऐसे 2 5 8 ये 8 5, ये देख रहे हो ये वाले 2 5 8 तीनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे 4 1 7 आपस में रिलेटेड है, और यहाँ पर 3 6 और 9 देखो आपस में रिलेटेड है। देखो यहाँ पर भी 6 और 9 रिलेटेड है। तो इसके अंदर से आपको क्या पता चला, ये इसी के सबसेट है ना, या तो 1 4 7 आपस में रिलेशन है, या फिर 2 5 8 का आपस में रिलेशन है, या फिर 3 6 9 का आपस में रिलेशन है। तो हैंस दिस इज द R1 इज इक्वल्स टू R2। ये दोनों कैसे रिलेशन हुए, इक्वल रिलेशन हुए, एक ही बात है, एक ही बात। अगर इसके सारे सबसेट लिखेंगे या इसके सारे सबसेट लिखेंगे तो एक ही बात है। क्लियर है आपको? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस इसको आप एक तरीके से समझ लो यहाँ पर। अब इसके अंदर आ जाता है एग्जाम्पल 21। ये भी बेटा वही चीजें रिपीट हो रही है। एक आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है जो कि x से y तक मैपिंग हो रही है, x से y पर तक। अब जो डिफाइन अ रिलेशन r इन x गिवन बाय, एक रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन x पे डिफाइन है, r a b such that f of a f of b r is an equivalence relation or not। r का बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि जो फंक्शन है x से y तक मैप कर रहा है और y एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बाद में इसका फंक्शन का कोई रोल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ये यहाँ से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। डिफाइन अ रिलेशन r, एक रिलेशन r है जो कि x पर डिफाइन है, मतलब कि जो रिलेशन है वो x क्रॉस x पर डिफाइन है, x क्रॉस x पर, मतलब x की x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है। इतना क्लियर यहाँ से पता लग रहा है। तो जो f ऑफ a, अब इसको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बेटा सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट ले लो a जो कि बिलोंग कर रहा है आपको x को, क्योंकि यहाँ से हम लेते हैं जिस सेट पर भी ये डिफाइन होता है रिलेशन, उसी से एक एलिमेंट लेते हैं। तो एक एलिमेंट ले लिया, तो फॉर ऑल सारे ही a के लिए जो कि बिलोंग कर रहा है x, यू कैन सी दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a ऑलवेज। ये तो ऑलवेज इक्वल होगा, a f a सेम फंक्शन सेम वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, दो लेट कर लो, दो एलिमेंट लेट कर लो जो कि x से बिलोंग कर रहे हैं, x से बिलोंग कर रहे हैं। इफ ये इसकी कंडीशन है, इफ
ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये तो हमारी डेफिनेशन में गिवन होता है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ही यही है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तभी तो वो आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए लिख सकती हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हेंस बी ए भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है, जब एफ ए एफ बी के इक्वल है तो एफ बी भी तो एफ ए के इक्वल होगा, तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, दैट मीन्स दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से सिमेट्रिक भी आ गया। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेट कर लेते हैं, कहाँ से, जिस भी सेट पर ये डिफाइन है। 3 एलिमेंट लेट कर लिए। अब बाय द कंडीशन चले जाओ, अपनी जो डेफिनेशन है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो एफ ऑफ बी है वो एफ ऑफ सी के इक्वल है। ठीक है, और 1 और 2 से आपको क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला, हेंस एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल है। अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल है, मतलब कि ए सी जो है बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया, मतलब कि ए सी बिलोंग करेंगे आर को, तो ये कैसा हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो ये कैसा हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस दिस इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कैसा हुआ आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो बहुत ही रिपीट होंगे और आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी देखे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, तो ये थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन है, बार बार आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस। जो फंक्शन है वो क्या कह रहा है, 1 to 1 फंक्शन बताओ कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ऑल 1 to 1 फंक्शन टू इटसेल्फ, मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन है वो ऐसे डिफाइंड है, ए टू ए। जो ये फंक्शन में ये होता है इस साइड, ये क्या होती है, डोमेन होती है, और ये क्या होती है, कोडोमेन। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोडोमेन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जब भी मुझे टाइम लगेगा सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे इसकी। बट इसके लिए अभी जितना कॉन्सेप्ट है मैं उतना ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा बता देती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक जगह आपसे पूछा जाएगा। और बेटा जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी इसकी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपसे मिल जाए। बेटा ऐसे ऐसे बच्चों के कमेंट आता है कि मैम बड़े दिनों बाद आपका चैनल मिला, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था पर मिस हो गया। ठीक है बेटा, आप आज वीडियो देख लोगे, आपसे चैनल मिस आउट हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहते हो, फिर आपको मिलता नहीं है, आप नाम भी भूल जाते हो। ठीक है, आपने देखा वीडियो है, मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज समझी और आप चले गए, लेकिन आपको बाद में याद आता है कि उन्हीं मैम से समझ लेता हूँ, लेकिन फिर आपको चैनल मिलता नहीं है। तो इसके लिए प्लीज आप एनजे इन्फिनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपके रिमाइंडर में आते रहेंगे, आप चैनल को मिस आउट नहीं करोगे। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स in domain is equals to number of elements in codomain। ठीक है, इस वाली कंडीशन के लिए क्लियर कर रही हूं, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन के इक्वल होते हैं, जब उस केस में अगर आपसे पूछा जाए क्या, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग कि कितनी 1-1 मैपिंग हो जाएंगी, या फिर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स, या फिर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू मैपिंग्स, तो तीनों केस में आपका आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, और इसको भी n से कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बात कर रही हूँ। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन में इक्वल होंगे और हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, तो उस केस में नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू। ठीक है, मतलब कि इंजेक्टिव मैपिंग पूछा जाए, सरजेक्टिव मैपिंग पूछा जाए, या फिर बाइजेक्टिव मैपिंग पूछा जाए, तो तीनों के लिए आपका आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप देख रहे हो
कि ये मैपिंग क्या है, फ्रॉम इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे, यहाँ पर एक वर्ड नहीं है फाइनाइट, ठीक है, ऐसे सेट, देखो ये फाइनाइट वर्ड है ना, 3 एलिमेंट्स है यहाँ पर, n किसके इक्वल है, 3 एलिमेंट्स के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स दिए ही हुए हैं, 3 एलिमेंट्स के इक्वल है। तो यहाँ पर और आपसे नंबर ऑफ 1 मैपिंग पूछी है, 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, n फैक्टोरियल मतलब कि 3 फैक्टोरियल हो सकते हैं इस केस में, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या आएगा 6। यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने आपको, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन है। अब होता है जिसमें कम ज्यादा होता है वो आगे जैसे क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, और एक टॉपिक तो मैं आपका पूरी वीडियो बना ही दूंगी। अब इधर देखो, लेट ए इज दिस, एक आपको सेट गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, ठीक है, एक सेट है। देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3, यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको 1 2 एंड 3 2 3, ध्यान से समझना इसको, ध्यान से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है कि एक सेट ये गिवन है, इसके ऊपर आपका एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, कोई एक रिलेशन डिफाइन है आपका इसके ऊपर, एक रोज ए पे कोई रिलेशन डिफाइन है, उसके अंदर वो क्या कह रहा है आपको कि अगर ये वाला एलिमेंट, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको बता रहा है कि ये मैंडेटरी है, ये दोनों तो होने ही चाहिए। तो ऐसे कितने कितने बना सकते हो आप रिलेशन जिसमें ये दोनों तो होंगे ही होंगे, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो, जब यहाँ पर रिलेशन R1, सबसे पहले R1 बनाते हैं, वो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप कहो कि ये 3 है, आप दिखा दो, पर चलो अभी उस 3 को छोड़ दें, हम अपने आप से चेक करना स्टार्ट करते हैं कि कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर R1 है, यहाँ पर R1 में अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो मतलब इन तीनों एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये तो होगा ही होगा, और वो ये कह रहा है कि ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए, 1 2 और 2 3 तो होना ही चाहिए। अब यहाँ से तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होना नहीं चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक ये है भी नहीं, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिविटी की क्या कंडीशन है, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए ना, ठीक है, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए। अब ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, और कैसा है, 1 2 और 2 3 इसके अंदर है, 1 2 और 2 3 इसके अंदर है। एक तो ये हो गया R1, दूसरा बनाकर देखते हैं R2, जिसमें अब रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 तो होगा ही, 2 2 होगा ही, 3 3 होगा ही, 1 2 होगा ही, और 2 3 होगा ही। ये तो मैंडेटरी हो गए हमारे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की वजह से ये 3 मैंडेटरी हो गए, और ये 2 हमें गिवन है कि ये तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। अब हम क्या ऐड कर सकते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी करना ही पड़ेगा, तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज होगा नहीं। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 2, अगर मैं यहाँ पर 2 1 ऐड कर दूं, 1 2 का अगर 2 1 ऐड कर दूं, तो क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो अगर 1 2 का 2 1 ऐड कर दूं तो क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं, 1 2 का 2 1 है, बट 2 3 का 3 2 तो नहीं है, 1 3 का 3 1 तो नहीं है, ठीक, और अभी भी ये कैसा है, ये सिमेट्रिक अभी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये कैसा है, अभी भी ट्रांजिटिव है। देखो ट्रांजिटिव है ना, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, और 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, 2 3 है, वो 3 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 3 3 ये तो होता ही है, 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3 है, वो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका कैसा है, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन। अब आ जाते हैं R3 पर, R3 पर रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, 3 यहाँ पर रिलेशंस आ गए, 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 3 3 के बाद कौन सा आएगा आपके पास, 1 3 3 के बाद 1 2 आएगा ही आएगा,
2 3 आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 2 आएगा ही आएगा, 2 3 आएगा ही आएगा। अब इनको ट्रांजिटिव बनाने के लिए वे भी 1 3 भी लिखना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर मैं 3 2 ऐड कर दूं, अगर मैं 1 2 यहाँ इस वाले में हमने R2 में क्या किया था, 1 2 ऐड किया था, 2 1 ऐड किया था, अब मैं 2 3 का 3 2 ऐड कर देती हूँ। 3 2 ऐड करूंगी तो देखो 1 2, ये सिमेट्रिक तो अभी भी नहीं है, 1 2 का 2 1 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है। अब 2 3 का 3 2 2 2 है, ठीक है, अभी भी ये कैसा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो 1 2 2 3 1 3 है, 2 3 3 2 2 2 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये कैसा है आपका रिफ्लेक्सिव। ये तीनों कैसे रिलेशन हो गए आपके, ये कैसा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे ही हमें रिलेशन बनाने थे, ये हमारी कंडीशन थी। अब इसके अलावा देखो, अभी मैंने एक एक एलिमेंट तो ऐड करके देख लिया, अब मैं इससे ज्यादा अगर एलिमेंट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 3 का 3 1 भी ऐड कर देती हूँ, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 रिलेशन ऐसे हैं जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। ऐसे हम 3 रिलेशन बना सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन इज R1, सेकंड रिलेशन इज R2 एंड थर्ड रिलेशन इज R3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, शो दैट, सेम क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेट आपको गिवन है 1 2 3, इसके अंदर कंडीशन क्या है, 1 2 और 2 1 होगा ही, ठीक है, 1 2 और 2 1 होगा ही, और वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो R1 आ जाओ, R1, अब वो इक्विवेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 2 2 3 3 होगा ही, और ये वाली कंडीशन 1 2 2 1 होगी ही, 1 2 2 1 होगी ही। तो ये कैसा रिलेशन है आपका, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। तो ये कैसा है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R2, अब इसको ध्यान से देखना, 1 1 होगा ही, 2 2 होगा, 3 3 होगा, अब ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 1 2 होगा ही, 2 1 होगा ही, ये हमें कंडीशन गिवन है, यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं 3 1 ऐड करती हूँ, 3 1, तो 1 3 भी ऐड करना ही पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, 3 1 ऐड करती हूँ तो 1 3 ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो, 3 1, यहाँ पर देखना 3 1 बिलोंग कर रहा है R को, 3 1 बिलोंग कर रहा है, 3 1 1 से स्टार्ट होता हुआ 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, और बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो ये हम नहीं कर सकते, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा कौन सा रिलेशन एप्लीकेबल होगा, R2 ही मैं इसको लिखूंगी, बिकॉज ये क्रॉस्ड है। अब यहाँ पर देखो 1 1 होगा ही, 2 2 होगा ही, 3 3 होगा ही, 1 2 भी कंडीशन में गिवन है, 2 1 भी कंडीशन में गिवन है। अच्छा 3 1 ऐड कर दिया, 1 3 ऐड कर दिया, क्या बचा ही क्या है, 3 2 और 2 3 भी करना पड़ेगा। 3 2 ऐड कर दिया तो ट्रांजिटिव हो गया, 2 3 भी करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कैसा है सिमेट्रिक बनाने के लिए, 3 2 है तो 2 3 भी होगा। तो अब ये आपका कैसा बन गया, ये वैसे भी अब कौन सा हो गया आपका, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। अब इसके आगे और कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है पूरा। R इसमें यहाँ पे ये क्या हो चुका है, A क्रॉस A के इक्वल ये आ चुका है, पूरा A क्रॉस A के इक्वल आ चुका है। रिलेशन हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम क्या होता है, वो A क्रॉस A का सबसेट होता है, और पूरा A क्रॉस A के इक्वल आ जाता है। अब इसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ कितने बचे, कितने बना सके हम, 2, सिर्फ 2 ही ऐसे रिलेशन है
जिसमें ये है, इन दोनों को आप बना के दिखा दोगे, ठीक है। ये तो हम बना ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। यहाँ से आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे जो सारे नोट्स है जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने लिखा भी हुआ है, वो भी सारे मैं आपको एज इट इज ये सारे नोट्स क्लास ओवर होने के बाद एनजी इन्फिनिटी क्लासेस पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां पर उसको नोट्स को गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये भी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपका, ये क्या कह रहा है, ये नंबर से नंबर मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है। अब वो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन में जो भी डालते हैं वही आ जाता है, ठीक है, जो भी डालते हैं। अब फंक्शन है I1 डाला 1 आ गया, I2 डाला 2 आ गया, तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब एक वो क्या कह रहा है, इसको शो करो कि ये ऑन टू फंक्शन है, IN इज द ऑन टू फंक्शन। इसने नाम दिया है फंक्शन का IN इज द ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर ये इसकी डोमेन है, ये इसकी कोडोमेन है। कोडोमेन यहाँ पर क्या गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है। और यहाँ से रेंज देखो आप, इसकी रेंज क्या है, अब देखो यहाँ पर 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए ऐसे अप टू इंफिनिटी के लिए हर एक एलिमेंट। फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो सारे एलिमेंट कोडोमेन को बिलोंग कर रहे हैं उन सबके लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है। सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब कि ऑन टू कौन से फंक्शन होते हैं, जो कि इसकी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए। तो ये ही इसकी कोडोमेन, और रेंज भी क्या है, सारे ही एलिमेंट है, तो रेंज भी n है। तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज दैट इज n। तो यहां से कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला फंक्शन। अब इसने क्या करा, IN प्लस IN, मतलब कि अगर IN में से x आया, इसमें से भी x आया, तो ये 2x हो गया। IN प्लस IN x किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल। अब ये कह रहा है ये ऑन टू नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। ये क्या है, n, इसकी भी कोडोमेन क्या है, n, 1 2 3 4 5। अब 1 की क्या हो गई, अगर हमने इसके अंदर 1 डाला, ठीक है, IN प्लस IN में अगर हमने 1 डाला तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2n, ठीक। तो 2 के लिए क्या आ गई 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, ऐसे 5 के लिए 10। So there are elements that is, for example, 1 belongs to codomain। अगर यहाँ पे देखो 1 belong कर रहा है कोडोमेन को, तो there is not pre image available for 1। 1 के लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है इन दिस डोमेन। इसकी डोमेन में 1 के लिए कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। या फिर यहाँ से देखो आप, कोडोमेन क्या है, इसकी नेचुरल नंबर है, और इसकी रेंज बताओ क्या आ रही है, रेंज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो बिना मेरी सुने हुए। देखो रेंज आ रही है आपकी वही जो इवन नंबर में से, इवन नंबर में से बताओ कि 2 4 6, तो ये क्या हो गई, इवन नेचुरल नंबर आ रही है, इवन नेचुरल नंबर्स आ रही है। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब एक एग्जांपल और रह गया, ये और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 फंक्शन आपको गिवन है। एक फंक्शन आपको गिवन है f 0 to π/2 से r, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है, ठीक। और फंक्शन आपको कैसा गिवन है, sin x, फंक्शन है sin x। एक दूसरा फंक्शन आपको गिवन है g 0 से π/2, ये इसकी डोमेन है और ये r, और फंक्शन यहाँ पर गिवन है जी x इज इक्वल्स टू cos x। अब यहाँ पर शो करना है कि f 1 1 है और g 1 1 है, बट f प्लस g 1 1 नहीं है। यहाँ पर देखो fx, यहाँ पर ध्यान से देखना, साइन x का जो ग्राफ है वो ये होता है, इसके अंदर ये 0 है और ये क्या है π/2। यहाँ पर π/2 पर वैल्यू होती है इसकी 1, ठीक है, साइन x की। और यहाँ पर cos x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये होता है इसका π/2, ये होता है 0, इसकी 0 पर वैल्यू 1 होती है और π/2 पर वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ से देखो पता लग रहा है साइन 0 पे वैल्यू है 0 और साइन π/2 पर वैल्यू है 1, और यहाँ पर cos 0 पर वैल्यू है 1 और cos π/2 पर वैल्यू है 0। देखो cos π/2 है तो x क्या है, y क्या है यहाँ पर 0,
ठीक है, और 0 पे cos x की वैल्यू क्या है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, cos x को। जब पाई की वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो cos x की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक, अब ये 1 फंक्शन है, बिकॉज फॉर एवरी, दोनों के लिए सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2, ऐसे ही cos x के लिए cos x1 इज नॉट इज इक्वल टू cos x2। ठीक है, x1 x2 जो है इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो साइन x1 व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यही हमारी OM2 की कंडीशन होती है, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों ही अनइक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर x1 मैंने ये लिया, अगर मैंने x1 ये लिया, यहाँ पर वैल्यू कुछ और आ रही है, x2 ये लिया तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अलग आएगी, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अगर ये डोमेन ना देता तो यहाँ से चीजें बदल जाती, यहाँ से चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती, तो हम सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं बिकॉज हमारी डोमेन ये है। तो इस डोमेन के अंदर हमारा ये फंक्शन क्या है, इसके अंदर भी देखो, अगर मैं x1 ये ले रही हूँ और x2 ये ले रही हूँ, तो दोनों पे वैल्यू इक्वल अलग आ रही है, अलग आ रही है। इस डोमेन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं f प्लस जी इज नॉट 1 1। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं x1 की वैल्यू ले लेती हूँ 0 और x2 की वैल्यू ले लेती हूँ पाई बाय 2। ठीक है, x1 की वैल्यू ले लेती हूँ 0 और x2 की वैल्यू ले लेती हूँ पाई बाय 2, तो f प्लस जी देखो, f x1 प्लस जी x1, देखो पहले तो f x1 प्लस जी x1, f x1 मतलब कि साइन 0, साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है 0, और जी x1 मतलब कि cos 0, cos 0 पे वैल्यू होती है 1, तो यहां से वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और यहां से देखो f x2 प्लस जी x2, देखो f x2 मतलब f फंक्शन कौन सा है, साइन x2 मतलब साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है आपकी 1। ठीक है, और ऐसे ही जी x2 मतलब cos पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या आ गई आपके पास 1। तो हेंस यहां से आप देख सकते हो x1 दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, जो आपके पास है, यहां से आप कैसे लिख सकते हो इसको, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देती हूँ। ठीक है, हेंस आप यहां से क्या देख सकते हो, f x1 प्लस जी x1 इज इक्वल्स टू f x2 प्लस जी x2, बट लेकिन x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, जो फंक्शन है वो इक्वल आ रहे हैं, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन OM2 फंक्शन। हमारी सॉरी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ही ये होती है कि अगर x1 x2 के इक्वल है तो f x1 भी f x2 के इक्वल आना चाहिए, या तो दोनों इक्वल हो या फिर दोनों ही अनइक्वल हो, ये हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ये तो 1 1 है, पर ये 1 1 नहीं है, इसी के अंदर हमने चेक किया, इसी डोमेन के अंदर हमने इसे चेक किया। अब स्टार्ट होती है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमने एग्जांपल कर लिए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बट समझ के करना, एक एक पॉइंट समझना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है आपको, दिस फंक्शन देखो, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन यहाँ पर गिवन है, x बिलोंग्स टू r दैट इज माइनस x दिस दिस दिस, मतलब कि जो ये है ये इसकी डोमेन है, और जो ये है पूरा, ये क्या है, इसकी कोडोमेन है। कोडोमेन से क्या पता चल रहा है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, पर -1 और 1 जो है इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब कि जो आपकी कोडोमेन है वो 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, लेकिन वो यहाँ पर है आपका 1 और -1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है, ये 1 है,
ठीक है, तो इसके बीच की जो वैल्यूज है ये वाली वैल्यूज, बस ये वाली वैल्यूज है, -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये आपकी क्या है कोडोमेन और डोमेन है पूरी आर। इतना क्लियर है। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। जब भी आपको मॉड्यूलस के फंक्शन आए तो सबसे पहले जो मॉड्यूलस की डेफिनेशन है उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो जब मॉड्यूलस का फंक्शन आए तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, जो मॉड्यूलस के फंक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, -x होगा जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है एफ एक्स, जब इसके अंदर भी दो कंडीशन बनेंगी सेम यही वाली। ठीक, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है इससे कैसे बनाते हैं हम, ये सेम कंडीशंस बनती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मॉड्यूलस ऑफ x क्या है, x है, तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा x, और मॉड्यूलस का साइन हट जाएगा। अब फंक्शन, अब जब ये लेस देन 0 है तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा और मॉड्यूलस की जगह क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस की जगह क्या आ जाएगा -x, और सारा फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये हमारा बन गया डेफिनेशन, ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसके अंदर हमें अब इसको क्या प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन 2। कहानी कहाँ है 1 1 और ऑन 2 के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे 4 1 1। अब 4 1 1 के लिए ना इसके अंदर 3 केसेस आ रहे हैं, 3 केसेस आएंगे, कैसे आएंगे, x1 x2 लेट करेंगे कि बिलोंग कर रहे हैं अपनी डोमेन को। ठीक है, डोमेन में से लेते हैं हम एलिमेंट, 1 1 प्रूफ करने के लिए डोमेन में से एलिमेंट लेते हैं। तो x1 x2 जो है डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब केस 1 की बात करते हैं। केस 1 की बात करें, व्हेन x1 x2 बोथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, x1 x2 दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो हम लेट कर लेते हैं एफ x1 जो है एफ x2 के इक्वल होगा। ठीक है, एफ x1 जो है एफ x2 के इक्वल होगा। अब जब दोनों ही ग्रेटर वाला केस है तो ये वाली डेफिनेशन ये आएगी हमारे पास, ये वाली आएगी। तो एफ x1 के लिए भी क्या आएगा, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। ठीक है, क्लियर है, दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला फंक्शन हमारे लिए अप्लाई होगा दोनों केसेस में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x2 1 प्लस x1। अब आप इसे ओपन करोगे, देखो x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा x1, यहाँ पर x2। आप ब्रैकेट ओपन करके चेक कर लेना। तो x1 x2 यही हमारी डेफिनेशन होती है, अगर ये फंक्शन इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल होंगे। सो दिस इज द 1 1 फंक्शन। ये तो हो गया केस 1 के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाता है केस 2। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए, लेट x1 x2 जो कि बिलोंग कर रहे डोमेन को, डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए। अब केस 2 में क्या बन रहा है, व्हेन x1 x2 जो दोनों है वो क्या है, लेस देन 0 है, दोनों ही नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है और हमने यहाँ पे लेट कर लिया, जो fx1 है वो fx2 के इक्वल होगा। क्लियर है, fx1 जो है fx2 के इक्वल होगा, तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, दिस वन, क्योंकि लेस देन 0 वाली कंडीशन है। x1 x2 क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 1 माइनस x2। सेम उसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस x2 1 माइनस x1। सेम इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। यहां से भी इस वाले केस में भी आपको मिला, इफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू देन x1 इज इक्वल्स टू x2, तो दिस इज द 1 1 फंक्शन, दिस इज द 1 1 फंक्शन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना एरिया बस चेंज किया है मैंने। अब इसके अंदर कंडीशन केस 3,
केस थ्री में जब एक पॉजिटिव है, कोई भी एक पॉजिटिव मान लो एंड एक नेगेटिव है, ठीक है, जब x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, x1 नेगेटिव है या फिर x2 पॉजिटिव है। अब f ऑफ x1 यहां से चेक करो, f ऑफ x1 जब ये पॉजिटिव वाला केस है तो x1 में ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 आ गया। अब fx2 चेक करो, यहां से fx2 क्या है, लेस देन 0, तो ये वाला केस आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। अब यहां से चेक करो, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी। अब ये 1 है प्लस ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, जब सबको पॉजिटिव करेंगे तो fx1 यहाँ से क्या आया, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। और यहाँ से चेक करो आप fx2 यहाँ से देखो, ये x2 नेगेटिव है, x2 क्या है, लेस देन 0 है ना। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव लेट से x2 क्या है, -2 है, करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर -2 लिख दिया और माइनस ऑफ -2, तो क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये -2 1 + 2 हो गया, तो यहाँ से क्या आया, -2/3 आ गया। तो ये कैसा, लेकिन यहाँ वाला माइनस तो देखो प्लस हो गया, पर ये माइनस तो रहेगा ना, तो ये ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो ऑलवेज fx2 जो है नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहां से देखो x1 x2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, और fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो fx1 तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और x2 हमेशा नेगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप क्या लिखोगे, सो fx1 इज नॉट यहाँ नीचे लिख रहे हो, इज नॉट इक्वल टू fx2। fx1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, वेन एवर x1 x2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। जब भी x1 x2 के इक्वल नहीं होगा तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1-1 फंक्शन। तो इन तीनों ही केसेस से हमें क्या पता लगा कि जो ये है ये 1-1 फंक्शन है। सॉरी अभी मैंने शायद गलत बोला, नोट है, नहीं दिस इज द 1-1 फंक्शन। अगर मैंने गलत बोला है तो उसको सही कर लेना बेटा, फ्लो में बोल दिया होगा। अगर ये इक्वल नहीं है, देखो fx1 भी इक्वल नहीं है और x1 x2 के इक्वल भी नहीं है, तो दोनों इसमें क्या हुआ हमारे पास, ये 1-1 फंक्शन है। यही 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो तीनों ही केसेस से हमें क्या पता चला, हमारा फंक्शन जो है 1-1 है। सो दिस इज द 1-1 फंक्शन, दिस इज द 1-1 फंक्शन। इतना क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देख लेते हैं, अब ON2 के लिए आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक है। अब ON2 फंक्शन, अब आ जाते हैं ON2 के लिए। अब ON2 के लिए क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, जो हम एलिमेंट लेते हैं वो अपने कोडोमेन में से लेते हैं, ठीक है। लेट जो y है वो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन को, ठीक है, कोडोमेन को y जो है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसमें से हमने y लिया है, अपनी कोडोमेन के अंदर से y लिया है। और y की वैल्यू क्या है, y क्या किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो केसेस अराइज हो गए, एक आ गया केस 1 और एक आ गया केस 2। इसके अंदर भी दो केसेस अराइज हो गए जब y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। y जो है, देखो y जो है 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव है, एक केस आ गया, और y जो है लेस देन 0 है, इससे कम है। अब इसके अंदर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर बाउंडेशन भी तो है कि y 0 से इक्वल और बड़ा तो है पर 1 से छोटा है, तो इसको मैं किधर से कैसे लिख सकती हूँ, y जो है 0 से बड़ा और इक्वल है पर 1 से छोटा है। और इसके अंदर y जो है देखो 1 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है इस वाले में,
-1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंटरवल्स आ गए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 से, कि जो y है फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट केस ये वाला आ गया पॉजिटिव वाला, कि 0 से बड़ा और 0 के इक्वल है पर 1 से छोटा है। तो हमारी बाउंडेशन ही यहीं तक है ना, कोडोमेन उससे आगे जा ही नहीं रही। अब और ये क्या है, 0 से छोटा है, -1 से बड़ा है, ठीक है, -1 से बड़ा है, और 1 और -1 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगेगा। क्लियर है इतना? अब इसके अंदर देखो, जब y पॉजिटिव है, अभी हमने जो चेक किया था, अभी थर्ड वाले केस में जो मैंने आपको चेक करवा के दिखाया था, कि जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, तो ये भी तो फंक्शन क्या आ रहा था हमारे पास, ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, ये भी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये हमेशा लेस देन 0 आएगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जो इसका फंक्शन है ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, और जब x नेगेटिव है तो ये पूरा फंक्शन भी नेगेटिव आया था, यही अभी हमने चेक किया था। तो जब पॉजिटिव है तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, लेट कर लिया, जो y है वही एफ एक्स है, यही लेट करते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ एक्स, जो पॉजिटिव वाले के लिए तो यही वाला आया ना, क्योंकि एफ एक्स भी तो तभी पॉजिटिव था पूरा, तो x बाय 1 प्लस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ नेगेटिव वाले को लिए, यहाँ पर भी लिखो लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव वाला, जो कि नेगेटिव, यहाँ पर y यही तो y है, और हमने यही चेक किया था जब ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव रहेगा ना, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी पूरी। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, x बाय 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर है? दो केसेस चल रहे हैं यहाँ पर। अब इसको पूरे फंक्शन को हम x की फॉर्म में ले आएंगे, यहाँ पर भी पूरे को हम x की फॉर्म में ले आएंगे, जैसा कि हम रेंज निकालने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आओ, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से करके देखो, y(x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, तो x कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस y रहेगा, x किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई बाय y माइनस 1 के, या फिर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, नीचे से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस वाई हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और x यहाँ से भी आप इसी तरीके से एक वैल्यू ले आना है x की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से आप लेके जाओगे तो सेम इसी तरीके से एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, y, आप फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मैं उसको उधर लेके जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रहे। ठीक है, अब वहां से x कॉमन निकाल लूंगी तो x वहां रह जाएगा, आप ये चेक करना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ रही है y बाय 1 प्लस वाई, यहाँ पर वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू वाई बाय 1 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय 1 प्लस वाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो y की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, आप कैसे लिखते हो रेंज को, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y की कोई भी वैल्यू हो, अगर 0 भी है ना, इसके अंदर 0 इंक्लूड हो रहा है, देखो इस वाले केस में 0 इंक्लूड हो रहा है, जब 0 भी है तो क्या आ रहा है, y बाय 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है, देखो 0। ठीक है, अगर ये 0 भी आ रहा है, सिर्फ एक 0 पे हमें पंगा पड़ता है कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो अगर ये 0 भी आ रहा है यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि x में तो सारे रियल नंबर्स हैं, और 1 हो ही नहीं सकता, ये कहां पर नॉट डिफाइंड हो सकता था, 1 माइनस 1 पर, तो 1 इसके अंदर इंक्लूड है ही नहीं। ठीक, तो तो y की सारी वैल्यूज के लिए, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस में ही है, ठीक, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वैसे भी -1 इंक्लूड हो ही नहीं रहा। अब इसके अंदर अगर -1 है, -1 इंक्लूड हो ही नहीं रहा, सिर्फ y जो है अगर -1 होता तो ये नॉट डिफाइंड हो सकता था, यहाँ पर अगर y 1 होता तो नॉट डिफाइंड हो सकता, तो वो है ही नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। So you can see that for every value of y, you can see that for every y belongs to codomain, there is pre-image exist। ठीक है, there is pre-image exist in its domain,
इसकी डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, सो दिस इज द ओन टू फंक्शन। सो दिस इज द ओन टू फंक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, पर आप ये फिर भी गो थ्रू कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। सिर्फ इसी टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं बोलूंगी, सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शंस की बात नहीं कर रही, आगे भी जब आप बढ़ोगे सारा अपना कैलकुलस में और सारे जो क्वेश्चंस आप देखते जाओगे, आप देखोगे कि जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन है ये आना ही चाहिए, और इससे ये वाला फंक्शन जो कोई भी आपको फंक्शन दे देगा तो वो कैसे बनाते हैं वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो, शो दैट द फंक्शन, एक आपको फंक्शन गिवन है R2R गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू x3। इसको बताना है आपको, इंजेक्टिव फंक्शन है। बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में हमने बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है इसकी डोमेन को, ठीक, x1 x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन को, और फिर हम लेट करते हैं f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। इतना हमने मान लिया, f(x1) x2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 क्यूब आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। हैंस दिस इज द इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मतलब कि 1-1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, बस यही आपको करके दिखाना होता है। अब यहाँ पर देखो, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। तो क्यूब वाले केस में ये सही होता है, 1-1 फंक्शन होता है। क्यूब वाले केस में 1-1 फंक्शन होता है, स्क्वायर वाले में और पावर 4 वाले में ये 1-1 फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर देख लो, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है आपको x, मान लो कि ये है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो px क्या है, विच इज द सेट ऑफ द ऑल द सबसेट्स x, डिफाइन द रिलेशन r इन px r एज फॉलोस। px बता देती हूँ एक बार आपको, 11th में पहले तो ये टॉपिक था, पावर सेट का टॉपिक है, 11th में पहले था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपने कहाँ से पढ़ा है आपको पता है या नहीं पता, बट आपको यहाँ पर एक बार मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी एक सेट गिवन है, मान लो 1 2 3, अब इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं आपको। 1 2 3 के सारे सबसेट्स क्या होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 हो गए ना, 8 हो गए ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, 2 की पावर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 8 होंगे इसके सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 सबसेट हो गए। तो जो इसका पावर सेट होता है ना, पावर सेट ऑफ ए, वो क्या होता है, इन सबका सबसेट, इन सबका सेट्स, ठीक है, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। जो पावर सेट ऑफ ए मतलब कि ए के जितने भी सबसेट थे उसके अंदर हमने उसको सेट बना के लिख दिया, सारे सेट्स को एक सेट के अंदर बना दिया, तो वो उसका होता है पावर सेट। तो वहां पर देखो ये क्या कह रहा है, एक सेट है एक्स जो कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, पी एक्स क्या है, उसका पावर सेट है। पावर सेट है मतलब देखो, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सारे सबसेट्स हैं ना उन सबका एक सेट है वो, तो वो उसका क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है, पावर सेट ऑफ एक्स। क्लियर है। डिफाइन द रिलेशन आर इन द पी एक्स, पावर सेट में एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स, ठीक है। मान लो इसी को हम एग्जांपल ले ले, मान लो एक्स यही है, मान लो यही एक्स सेट है आपका, तो उसमें अगर दो सेट है मतलब कि पी एक्स ए इज रिलेटेड टू बी, ए मान लो ये एक सेट है ए और ये है एक सेट बी, ये ए है ये बी है, क्लियर है। तो ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब ए बी का सबसेट होगा। बी का मतलब कौन कौन रिलेशन में दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1 1 2 का सबसेट है, 1 2 3 का है नहीं है, 1 1 3 का है, 1 1 2 3 का है, ठीक है। सिर्फ यही आपके एक रिलेशन में आएंगे, या फिर 1 is related to 1 2, 1 is related to 1 2 3, 1 is related to 1 3, 1 3 का भी है, 2 is related to 1 2 2 3 and 1 2 3। इस तरीके से जो उसके सबसेट है वो ही उसके क्या होंगे,
उसके साथ रिलेटेड होंगे। अब हमें इसको किस चीज के लिए चेक करना है, इक्विवेलेंस के लिए, इक्विवेलेंस के लिए चेक करना है। अब इसकी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। फॉर रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। एक सेट लिया ए, कोई भी लेट सेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, पी एक्स में बिलोंग कर रहा है कोई एक सेट ए, देन A is always related to B, A खुद से ही रिलेटेड, बिकॉज A is always सबसेट ऑफ A। हमने हमेशा पढ़ा है ये खुद का सबसेट होता है। देखो 1 2 3 खुद का सबसेट है ना, सबसेट में वो खुद भी तो सेट आता ही है, तो A इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो, इफ सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर A इज रिलेटेड टू B, इसका मीनिंग क्या हुआ, A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। A क्या है, B का सबसेट है। अगर A B का सबसेट है, देखो अगर 1 जो है B का 1 2 का सबसेट है, तो क्या 1 2 1 का सबसेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। 1 तो 1 2 का सबसेट है, पर 1 2 तो 1 का सबसेट नहीं है ना, वो 1 2 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो उसका सबसेट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक। देन B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, B इज नॉट रिलेटेड टू A, B A से रिलेटेड नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फॉर ट्रांजिटिव, अब क्या रह गया, तो यहाँ से क्या था, रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं था। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, इफ A इज रिलेटेड टू B, इसका मीनिंग क्या हुआ, A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर B इज रिलेटेड टू C का मीनिंग क्या हुआ, B इज अ सबसेट ऑफ C। तो 1 और 2 से आपको क्या पता लगा, A is a subset of B and B is a subset of C, तो automatically A is a subset of C, तो A is related to C, hence this is the transitive relation। क्लियर है, समझ आया, बिल्कुल इजी था। अगर A B का सबसेट है, मान लो 1 जो है 1 2 का सबसेट है, और 1 2 जो है 1 2 3 का सबसेट है, तो ऑब्वियसली 1 तो 1 2 3 का सबसेट हुआ ना, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है और उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है, तो 1 तो उसका ऑब्वियसली सबसेट हुआ, तो A जो है C का सबसेट होगा, तो A इज रिलेटेड टू C। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बेटा, यहाँ से सारी चीजें यहाँ पर सारी जो है रिपीट हो रही हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ओन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू इटसेल्फ। ये इटसेल्फ हो रहा है, मतलब इसमें n है, इसमें n है, ठीक है। ये कोई सेट है, इसका नाम मैं A दे दूं, तो A से A चल रहा है, कोई भी फंक्शन है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब वो पूछ रहा है ओन टू फंक्शन कितने होंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसके एग्जाम्पल में कि अगर ये इतने हैं, तो अगर ये दोनों नंबर सेम है, डोमेन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और को डोमेन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, n फैक्टोरियल। इसका आंसर यही आ जाएगा, बिकॉज आपको n में गिवन है, तो n फैक्टोरियल विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सेट आपको A गिवन है, यहाँ से B गिवन है, दो आपको फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन गिवन है f, वो भी A टू B है, और एक फंक्शन है g, ऐसे कोमा करके लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। डिफाइंड बाय fx जो है यहाँ पर डिफाइंड है x² माइनस x, और जो gx यहाँ पर डिफाइंड है वो है 2 मॉड्यूलस का साइन -1। वो पूछ रहा है क्या ये इक्वल है, ठीक है। इक्वल बताने के लिए क्या करना है, देखो जो भी ये A टू B जा रहे हैं, A टू B,
एफ बी और जी बी दोनों फंक्शन सेम है, ए टू बी फंक्शन तो अलग है, मतलब दोनों की मैपिंग सेम है, -1 0 1 2 और यहाँ पर क्या है -4 -2 0 2। तो इन चारों एलिमेंट के लिए अगर एफ और जी इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा है, इक्वल फंक्शन है। तो आप यहाँ पर चारों के लिए चेक करोगे, यहाँ पर आप फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। सबसे पहले -1 के लिए चेक करेंगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और जी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 माइनस, ये है ना -1 है, माइनस ऑफ 1 -1/2 -1। आप इसे सॉल्व करो तो ये किसके इक्वल आ रहा है 2 -3/2 -3/2 -1। ये यहाँ पे ओपन होने के बाद मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, f ऑफ -1 और g ऑफ -1। g ऑफ -1 किसके इक्वल मिले, 2 के इक्वल मिले। f ऑफ -1 -2 -1 किसके इक्वल मिले, 2 के इक्वल मिले। ऐसे ही आप 0 के लिए चेक करो, ऐसे ही आप 1 के लिए चेक करो, ऐसे ही आप 2 के लिए चेक करो, आपको ये तीनों इक्वल मिलेंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू 1 के -1 के लिए इक्वल आ रही है, ऐसे इन तीनों के लिए भी ये इक्वल आएगा, इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। कोई और वैल्यू आएगी बट वो सेम आएगी, तो आप उससे कह सकते हो हैंस वी नोटेड दैट टू फंक्शन दिस एंड दिस सच दैट दिस। ठीक है, हर एक के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमने सारे ए स्मॉल ए जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या है, इक्वल फंक्शन है, एफ ए जी ए के इक्वल है, हैंस दीज आर द इक्वल फंक्शन। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखो ए सेट, इसी टाइप के मैंने अभी आपको बताया था ना, बार बार रिपीट होंगे। ए सेट आपको गिवन है यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन इसमें ये है विच आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। R1 देखो, कंडीशंस देखो, अब रिफ्लेक्सिव है 1 1 होगा ही, 2 2 होगा ही, 3 3 होगा ही, और 1 2 होगा ही, और 1 3 होगा ही। अच्छा, अब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होगा ही, और 1 3 है तो 3 1 होगा ही। अब वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, अब वो ट्रांजिटिव, अब इसके अंदर देखो, देखो 3 1 बिलोंग कर रहा है, यहां से देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 3 1 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमारा कंडीशन फुलफिल हो रही है। कंडीशन है देखो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा ही चाहिए था। अब इसके अलावा और क्या एलिमेंट रह गया, R2 1 1 होगा ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही पड़ेगा ना, कंडीशन है हमारे पास, और ये 1 2 भी ऐड है ही, तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 होगा ही। अब 1 3 है तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 होगा ही। अब नेक्स्ट क्या बचता है, बचता ही है सिर्फ 3 2 और 2 3। अगर हम ये कर देंगे तो ये कैसा है, ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। आप इसको चेक करो, ये यूनिवर्सल रिलेशन बन चुका है, ये ए क्रॉस ए के इक्वल आ चुका है, दैट इज यूनिवर्सल। और इसके अंदर ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी होगा ही होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, बट ये हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है। हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, सिर्फ एक ये ही ऐसा है कि जो हम बना सकते हैं इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। तो ए इज द वन ओनली वन रिलेशन वी कैन फॉर्म। अब इधर आ जाओ, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। A is equals to 1 2 3 the number of equivalence relations containing 1 2 is। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है लेकिन उसमें 1 2 होना चाहिए। अब इसके अंदर देखते हैं, R1 इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, अब 1 2 है तो 2 1 होगा ही। अब यहाँ पर देखो, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये देखो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है। ठीक है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है। तो ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R2 पर आ जाओ, ये पहले भी आ चुका है, शायद थोड़ा डिफरेंट था या सेम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया है। ठीक है, 1 2 होगा तो 2 1 तो लिखना ही पड़ेगा ना,
1 2 है तो 2 1 होगा सिमेट्रिक के लिए। अब आगे कौन सा एलिमेंट है, 1 3 ऐड करेंगे तो 3 1 भी करना पड़ेगा तभी सिमेट्रिक होगा। लेकिन अभी इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो, देखो 3 1 है, 1 2 है, पर 3 2 नहीं है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गए, 2 3 और 3 2। इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए ऐड कर दिया। अब ये क्या है, ये तो ए क्रॉस ए ही आ गया, ये तो ए क्रॉस ए ही आ गया। अब और कोई एलिमेंट हमारे पास इसमें ऐड करने के लिए बचा ही नहीं, तो ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये दो ऐसे हम रिलेशन बना सकते हैं जो कि इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दो रिलेशन हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसी के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ओवर होती है। बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने चीजों को समझना ज्यादा है, करने से ज्यादा। अभी एक बार आप समझने पर जितना फोकस करोगे, और जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर करवाए हैं कोई भी स्किप मत करना, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स यहीं से बनते हैं, किसी और दुनिया में से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। सीबीएसई में कॉन्सेप्ट यहीं से उठाए जाते हैं और आपको घुमाकर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये जो 2 बुक्स हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना, बिकॉज लास्ट में आकर फंस जाओगे। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम मिसलेनियस पर हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अभी जब इसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाऊंगी तो आप खुद से नोटिस करोगे कि आपको कितनी ज्यादा रिपीटेशन हो रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट 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 रिपीट। और यही फंडा होता है बेटा, जितनी बार भी आप मैथ्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही देखते हो कि कितने रिपीट हो रहे हैं। और इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी ईमानदारी से कर लेते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ईमानदारी से कर लेते हो, उसके बाद जो थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जो आपके टेस्ट हो जाएंगे, उनको हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आप खुद से करके देखना, सारे सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा, मुझे किसी चीज का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट यार फिर भी बेटा आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल मिस कर देना। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बच्चों को इधर से घुमाते हैं इधर लाते हैं, इधर से घुमाते इधर लाते हैं, पर उनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस आउट करने की कोशिश मत करना। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, बिकॉज बेटा हमेशा बोलती हूँ, मैथमेटिक्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है पर पजल है। पजल कैसे है, जब तक हमें इसके सारे रूल रेगुलेशंस नहीं पता, जो इधर से उधर मूव करवाते हैं, दैट इज द पजल। ठीक है, तो पजल पे जब तक पास नहीं होते, जब तक हमें उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते, तो बस वही फॉर्मूलाज, वही कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझने हैं। बेटा जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो भी इजीली लर्न हो जाते हैं, मतलब आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो तो आपको फॉर्मूलाज भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो। आज कल, कल का परसों, परसों का फिर परसों का आगे, उससे आगे, उससे आगे मत करो बेटा, यही टाइम है। अभी आपकी समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी है, मोस्टली सभी स्कूलों में स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हुई है तो हो जाएंगी। और जैसे ही जुलाई में स्कूल ओपन होंगे तो आपको बिल्कुल भगा दिया जाएगा। आपके एग्जाम पे एग्जाम, कभी आपके मिड टर्म हो रहे हैं, कभी आपके यूटीज हो रहे हैं, कभी आपके फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, ठीक है, कभी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो बेटा फिर तो आप भागते चलोगे। तो अभी टाइम है, अभी बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जब आप बेस पकड़ लोगे तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है बेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। वहां पर सीबीएसई की प्रिपरेशन, सीयूईटी की प्रिपरेशन दोनों करवाई जाएगी, और सारी क्लासेस का एक्सेस आपको 31 जुलाई 2027 तक रहेगा। ठीक है, 31 जुलाई 2027 आपके सीबीएसई के एग्जाम, उसके बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम, उसके बाद भी 2 महीने तक आप किसी भी वीडियो को, किसी भी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जब भी आप वीडियोस को कितनी भी बार रिपीट करके देखना चाहो, किसी भी टॉपिक को आप देखना चाहो, तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। कंप्लीट एक्सेस है आपका, और बेटा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 1499 क्लास 12 के लिए
1499 में आपका कंप्लीट देख रहे हो आप, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर लाइव डाउट सेशन, एवरीथिंग। ठीक है, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर जाकर आप ये सब चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। वीकली प्लानर आप डाउनलोड कर सकते हो, वीकली प्लानर एक बार डाउनलोड करके देख लेना। 6 नवंबर को आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय 6 नवंबर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा, थैंक यू सो मच।